नमस्कार। आज हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने नैतिक मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। तो देखेंगे कोहलबर्ग जो थे कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने जो नैतिक चीज़ों के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि जो नैतिकता होती है ये इसके लिए इस सिद्धांत को इन्होंने देने के लिए 11 नैतिक कहानियों का निर्माण किया, जिसमें एक हाइनिश की कहानी मुख्य थी और जिसका प्रयोग इन्होंने साक्षात्कार के माध्यम से 72 बच्चों पे प्रयोग किया और 20 वर्षों तक प्रयोग करने के बाद इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया और उसमें मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा और मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कों के आधार पे इन्होंने इस कहानी का वो जो है इसमें हाइनिश की कहानी है। उस हाइनिश की कहानी ये थी कि एक हाइनिश नामक जो अमेरिकन व्यक्ति रहता है, चाहे वो वास्तविक हो चाहे या काल्पनिक हो, हाइनिश जो कोहलबर्ग ने उस अपने सिद्धांत में इस चीज़ को प्रतिपादित किया है, बताया है कि उसकी हाइनिश की बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे जो है एक असाध्य रोग हो जाता है, जो ऐसा हो जाता है कि जो बहुत महंगी दवा से ठीक होता है। तो वो दवा जो है हर जगह उपलब्ध नहीं होती, तो डॉक्टरों से पता करता है तो डॉक्टर बताते हैं कि वह दवा काफ़ी दूर किसी केमिस्ट, किसी मेडिकल हॉल के यहाँ मिलेगी। तो वहाँ जाता है और जाने के बाद वह मेडिकल हॉल वाले से पूछता है तो वो कहता है हाँ मेरे पास दवा है, लेकिन ये दवा और किसी के पास नहीं है। तो वो बताता है कि हाँ सर मुझे दवा दे दीजिए। तो जब वो दवा देता है तो दवा पे जो दाम लिखा रहता है, दाम कम लिखा रहता है, लेकिन उसका वह 10 गुना दाम उससे मांगता है जो केमिस्ट होता है। तो वह कहता है कि दाम तो इतना लिखा है, आप ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं? तो वो कहता है कि नहीं, ये दवा मेरे ही पास है, तुमको लेना हो ले, नहीं तो जाओ। अब फिर उसके बाद वो उसको भगा देता है और दवा नहीं देता है क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं, हाइनिश के पास, तो दवा नहीं ले पाता है। फिर वो क्या करता है, क्योंकि उसको देखना रहता है उधर उसकी बीवी की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है, उसको दवा नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगी। तो रात में क्या करता है कि हाइनिश जाता है दुकान का ताला तोड़ करके वो दवा को चुरा लेता है और ले जाता है अपनी बीवी के इलाज करवाता है, तो उसकी बीवी ठीक हो जाती है। तो इस आधार पे जो है 3 बातें आती हैं सामने, 3 बातें आती हैं, तो तीन बातें आती हैं, 3 बातें आती हैं। पहली बातें, दूसरी बातें और तीसरी बातें। पहली बातें ये आती है, कुछ लोगों ने कहा कि भाई हाइनिश को जो है चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो चोरी करना अपराध है, चोरी नहीं करनी चाहिए थी, चोरी करना अपराध है, पाप है, इस तरीके से चोरी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरे लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा, जो इसमें 72 लोगों पे प्रयोग किए जो हाँ कोहलबर्ग ने, तो कुछ बच्चों ने ये उत्तर दिया कि नहीं चोरी करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत ख़राब थी, उसको दवा की सख्त आवश्यकता थी, तो चोरी करनी चाहिए थी। चोरी करके अपनी बीवी की इलाज दवा से करवा लेता, फिर उसके बाद जो है जा कर के वो जो है जो उसकी सज़ा होती कानूनी रूप से उसको सज़ा काट लेता, तो बीवी भी ठीक हो जाती और वो जो उसको चोरी की सज़ा वो भी काट लेता। ये दूसरे लोगों ने ये बातें बताई। फिर तीसरे नंबर के लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया कि नहीं चोरी करना कोई अपराध नहीं था, क्योंकि वो केमिस्ट जो था एक तरीके से बहुत बड़ा लालची था, बहुत बड़ा भ्रष्ट था, बहुत बड़ा ठग था, क्योंकि जो दवा का दाम था उससे 10 गुना दाम मांग रहा था। और वो जो हाइनिश क्या किया कि अपनी बीवी को बचाने के लिए अगर चोरी कर लिया तो कोई गलत नहीं किया, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो जो 10 गुना दाम मांग रहा था तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, अगर वो दवा दे देता तो इसकी बीवी ठीक हो जाती थी, चोरी नहीं करता, क्योंकि दवा का पैसा उसके पास था, लेकिन 10 गुना पैसा मांग रहा था तो उतना पैसा उसके पास देने के लिए नहीं था। तो ये 3 बातें आती हैं। कुछ लोगों ने कहा चोरी नहीं करनी चाहिए, कुछ लोगों ने चोरी करके जो है उसका दंड सज़ा काट लेनी चाहिए थी। फिर कुछ लोगों ने कहा चोरी कर ही लिया तो क्या बात है, क्योंकि किसी अगर समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लिया जाए तो पानी कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अथाह पैसा था, वो बहुत संपन्न और बहुत धनाढ़ वो केमिस्ट था, एक तरीके से भ्रष्ट भी था, लालची भी था। तो वो जानता था कि ये दवा और किसी के पास है नहीं, मेरे ही पास है और ये व्यक्ति लेगा, क्योंकि अगर नहीं लेगा तो इसकी बीवी मर जाएगी। तो इस तरीके से 3 बातें आती हैं। यहीं पे देखेंगे जैसे इस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें 2 मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा और मोरल रीजनिंग को आप जब समझ जाएंगे, फिर इन्होंने 3 स्तर नैतिक विकास के सिद्धांत में दिए
और उसमें 6 अवस्थाएं, मतलब एक स्तर में 2 अवस्थाएं जो हैं, जो अगर स्तर पूछेगा तो आप 3 स्तर और अवस्थाएं पूछेगा तो 6 अवस्थाएं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो यह है पहला मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। जैसे नैतिक दुविधा, यानी कोलबर्ग बनाते हैं कि जीवन में जब भी व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके जीवन में हर समय नैतिक दुविधाएं होती हैं। हर समय वो जो कन्फ्यूजन होता है, ये करूं कि वहाँ जाऊं कि ये काम करूं कि वो काम करूं। जैसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लीजिए कोई मूवी आप देखते हैं तो उसमें नायक और खलनायक होते हैं, और नायक की मान लीजिए खलनायक से दुश्मनी रहती है तो खलनायक नायक के परिवार को, उसकी बीवी को भी उठा ले जाता है, उसकी माँ को भी उठा ले जाता है और दोनों को बांध देता है और कहता है कि बताओ पहले तो मेरी बीवी को गोली मारूं कि तेरी माँ को गोली मारूं, किसको मारूं, हैं तो या तुझे मारूं। तो वहाँ भी वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं अब क्या करूं, मतलब बीवी को बचाऊं कि माँ को बचाऊं। इस तरीके से जीवन में हर समय उसको दुविधाएं रहती हैं। फिर एक एग्जाम्पल और उन्होंने बताया कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको नैतिक दुविधा को हम समझ, मोरल डिलेमा को समझेंगे कि जैसे मान लीजिए आजकल के परिवेश में बच्चे बहुत ज़्यादा लव मैरिज पे वो विश्वास कर रहे हैं, जैसे लवर्स हो जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, माँ बाप पैसे दे रहे हैं, लोगों वहाँ जा कर के पता चलता है लैला मजनू का ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, लड़कियाँ भी इस तरीके की हैं, लड़के भी इस तरीके के हैं। तो होता क्या है कि अभी पढ़ने गए हैं, वहाँ पता चला कि शादी के सपने देखने लगते हैं। और जब वहाँ होता क्या है कि जब माँ बाप इस बात को जानते हैं तो विरोध करते हैं कि नहीं तुमको भी पढ़ना है, पढ़ लिख करके शादी करना है, लेकिन कहते हैं नहीं शादी करनी है। तो वहाँ वो अब जो उसकी लवर्स होती, जो प्रेमिका होती, वो कहती है अगर शादी तुम नहीं करोगे तो मैं मर जाऊँगी। अच्छा, माँ बाप कहते हैं कि तुमको शादी नहीं करना, अगर शादी करना तो तुमको घर से मैं बाहर कर दूंगा, तुमको घर से अलग कर दूंगा, तुम निकाल दूंगा। तो वहाँ भी अपने वो उसकी जीवन में जो व्यक्ति रहता है, जो बालक रहता है, जो वो दुविधा रहती है कि माँ मतलब कि अपने परिवार को चुनूँ, माँ बाप को चुनूँ कि अपने प्रेमिका को चुनूँ। तो जीवन में हर समय जो है नैतिक दुविधाएं होती हैं। लेकिन अब मोरल रीजनिंग जो आती है, नैतिक तर्कणा आती है, तो उस आधार पर कोलबर्ग बताते हैं कि जब एक आप डिसीजन ले लेते हैं कि भाई हाँ ये काम मैं करूँगा। जैसे अभी मान लीजिए आप बच्चे हैं, अभी स्टूडेंट्स के जीवन में बहुत सारे, जैसे कि अभी हाई स्कूल क्लास की, तो मैथ लूँ कि बायो लूँ, तो ये होता है ना कि डिसीजन लेना भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं मैथ लूँगा तो भी आगे चल कर के इंजीनियरिंग के लाइन में, या बायो लूँगा तो मेडिकल लाइन में, या मान लीजिए इस तरीके से जो भी हो कॉमर्स लूँगा तो बैंकिंग लाइन। तो उसके अंदर भी ये दुविधा होती है। कोई लोगों से जैसे काउंसलर वगैरह से वो सलाह भी लेते हैं, या माँ बाप से भी सलाह लेते हैं, जिसमें उसका नंबर अच्छा होता है तो उस आधार पे भी। तो इस तरीके से जब वो एक स्टेज पे अपने आप को डिसाइड कर लेता है, अपने आप को फिक्स कर लेता है, अपने जीवन को, लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है, तो वहाँ पर वो नैतिक तर्कणा के आधार को निर्धारित करता है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि 3 जो अवस्थाएँ होती, पहली है पूर्व नैतिक स्तर, या परंपरागत स्तर, या रूढ़िगत स्तर, या औपचारिक स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहेंगे, जो 4 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की होती है। ये अब ये है कि ये 4 वर्ष क्यों लिया जाता है, क्योंकि 4 वर्ष से पहले जो बच्चा होता है वो नैतिक एक तरीके से होता है, मतलब उसके अंदर जो इस तरीके की कोई भावना नहीं रहती है। अनैतिकता की भावना जो है, जैसे जीवन में उस बच्चे को डर का और भय का, ये सारी 4 वर्ष के बाद कोलबर्ग बताते हैं आता है। तो इसमें जो है पूर्व नैतिक स्तर, या पूर्व परंपरागत स्तर, या पूर्व रूढ़िगत स्तर, या पूर्व औपचारिक स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज में, जैसे 4 से 11 वर्ष, इसे आप याद रखेंगे। इसमें 2 अवस्थाएं हो जाती हैं। मैंने बताया आप लोगों को एक स्तर में 2 अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें पहले आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, जो 4 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जब समाज या परिवार या पास पड़ोस या विद्यालय में जब वो जाता है, तो उसको जो समाज के जो नियम हैं, जो नैतिकताएं हैं, अगर उसको कोई कार्य कर रहा है उसमें उसको दंड मिल रहा है तो वो समझता है ये कार्य अनैतिक है। अगर किसी काम को कार्य कर रहा है उसमें शाबाशी मिले, वाह बहुत अच्छे, बहुत शेर हो, वेरी गुड, अभी कॉपी पे गया और टीचर उसको लिख दिया वेरी गुड, तो वो समझता है बहुत अच्छा, ये काम मेरा बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छा किया, यानी उसको एक मोरल वर्क समझता है। तो यहाँ पे जो है आज्ञाकारिता, दंड की अवस्था, ऑडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज इसको कहेंगे। यहाँ पे नैतिकता बाहर से आती है। अब ये पास पड़ोस विद्यालय, समाज, परिवार से आती है। दूसरा यांत्रिक सापेक्षवाद की अवस्था,
या अहम की अवस्था या जैसे को तैसा की अवस्था, जैसे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज, यानी अदला बदली एक्सचेंज स्टेज या टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे बच्चे को जो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, अब यहाँ बच्चा थोड़ा सा नैतिक तर्कणा करने लगता है, नैतिक तर्कणा करने लगता है, और वो किसी काम को करने के लिए जब उसके माँ बाप हो गए या टीचर कहता तो उसके बदले में वो कुछ चाहता है, एक तरीके से टिट फॉर टैट। जैसे अब माँ ने कह दिया कि ये सामान मार्केट से लेते आओ या दुकान से लेते आओ या काम कर दो, तो कहेगा मुझे भी कुछ दो, कुछ पैसे दो या कुछ टॉफ़ी दो, कुछ कुरकुरे दो, यानी इस तरीके की भावना उसके मन में आ जाती है, जैसे को तैसा, यानी एक्सचेंज स्टेज जिसको बोलेंगे। और एक तरीके से वो अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार और ख़राब के साथ खराब व्यवहार करता है, तर्क करता है, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना, मतलब अच्छा काम करेंगे। जैसे एक तरीके से कि विद्यालय गया है, अगर किसी बच्चे ने उसकी कॉपी फाड़ दिया तो वो भी चाहता है कि मैं भी उसकी कॉपी फाड़ दूं, मतलब कि एक तरीके से जैसे को तैसा। अगर उसको किसी ने मार दिया तो वो भी उसको किसी भी समय उसको मारने का प्रयास दिमाग में उसकी ये घूमता रहता है कि मैं भी उसको मारूंगा, मेरी कॉपी फाड़ा तो मैं भी उसकी कॉपी फाड़ूंगा। तो इस तरीके से ये जो है यांत्रिक सापेक्षवाद की अवस्था, जिसको अहम की अवस्था भी कहते हैं, जैसे को तैसा की अवस्था, अदला बदला की अवस्था भी कहते हैं। अगला है आपका दूसरा जो स्तर है नैतिक स्तर या परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर या औपचारिक स्तर, जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जो 11 से 18 वर्ष के बच्चों में आती है। इसके भी 2 स्तर होते हैं, इसमें भी 2 अवस्थाएं आपकी होती हैं। पहला अंतर वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था या सुनहरा नियम की अवस्था या प्रशंसा की अवस्था या अच्छा लड़का या अच्छा लड़की की अवस्था, इसे आप समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ से डीप से बनता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे को दंड का भय नहीं रहता है, बच्चे को पुरस्कार की भी लालसा भी नहीं रहती है, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अभी किशोरावस्था की अवस्था होती है, एक दूसरे से मिलना पसंद करता है, नैतिकता उसके ऊपर आप थोप नहीं सकते, ज़बरदस्ती किसी कार्य को करने के लिए आप कर नहीं सकते, क्योंकि किशोरावस्था तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है, जिसे स्टैनली हार्ली जी ने बताया था। तो इस तरीके से बच्चा जो है टीन एज होती है, बच्चे के अंदर जो है ये कुछ करने के लिए कुछ ख्वाब उसके मन में आते हैं, कुछ सपने आते हैं, कुछ इच्छाएं आती हैं, कुछ बनूंगा, कुछ करूंगा। जैसे अभी किसी वर्दीधारी पुलिस को देखता है या किसी मिलिट्री मैन को देखता है तो उसके मन में जज्बात ऐसे होते हैं, मैं भी बन करके इस तरीके से बनूंगा। या पायलट को देखता है प्लेन उड़ाते वक्त, वो भी सोचता है मैं पायलट बनूंगा। किसी डॉक्टर को देखता है तो वो कहता है मैं डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करूंगा। इंजीनियर को देखता है तो इंजीनियर, मतलब वकील, मतलब उसके अंदर कुछ बनने की जो है इच्छाएं हिलोरे मारती हैं। टीन एज जिसको बोलते हैं कि मतलब कुछ करने की लालसा, कुछ करने की प्रवृत्ति, कुछ करने की इच्छा जो है जागृत होती है कि बच्चा जो है कुछ करे, और वो सुनहरा मतलब अपने आप की प्रशंसा भी चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, मैं अच्छा करूँगा तो मेरी प्रशंसा होगी, और अपनी प्रशंसा वो खुद करवाना चाहता है समाज से, उसके नैतिकता के भाव उसके मन में ये आते हैं। फिर इसमें है सत्ता एवं दूसरी अवस्था जो होती है, यानी दूसरे स्तर की दूसरी अवस्था आपको बताएंगे। अगर सत्ता एवं सामाजिक अवस्था भूमिका निर्धारण एवं स्वयं पहल की अवस्था, तो समाज के नियम को मानता है, समाज में अच्छी भूमिका से काम करता है, और समाज के नियम जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए वो अपनी प्रशंसा करने के लिए या अपने समाज में अपनी भूमिका अदा करने के लिए, कहीं पे बाढ़ पीड़ितों की सेवा हो रही है, कहीं पे लंगर वगैरह चल रहा है, और कहीं पे जो है रक्तदान वगैरह चल रहा है गरीबों के लिए, तो वहाँ भी वो जा कर के अपनी जो है अपने आप को शामिल करके वो सहयोग की भावना उसके अंदर आती है कि मैं भी कुछ सहयोग करूं, मैं भी रक्तदान कर दूं, मैं भी गरीबों की सेवा करूं, मैं भी जा कर के कुछ कपड़े वगैरह का भी सहयोग कर दूं, या इस तरीके से मतलब उसके अंदर वो भावना आती है कि समाज के नियम को मानता है। तो यहाँ पे फिर अगला आपका है लास्ट जो मतलब तीसरा स्तर आपका पश्च नैतिक स्तर या पश्च रूढ़िगत स्तर या पश्च परंपरागत स्तर या पश्च औपचारिक स्तर, जो 18 वर्ष से लेकर के ऊपर तक होता है। और यहाँ पे इसको पोस्ट कन्वेंशनल एज स्टेज कहेंगे। अब यहाँ पे इसमें भी 2 अवस्थाएं आ जाती हैं। पहला सामाजिक अनुबंधन कानूनी अभिमुखीकरण की अवस्था या सामाजिक ठेका की अवस्था। अब ये क्या करता है, इस अवस्था में जो 18 से ऊपर वर्ष का बच्चा चूँकि किशोरावस्था से ऊपर चला गया, प्रौढ़ावस्था में मैच्योर हो गया, तो समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज से बराबरी करता है, अब समाज से डरता नहीं है। समाज की बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जो समाज में दहेज प्रथाएँ हैं, समाज के बाल विवाह हैं, समाज की विधवा विवाहें हैं,
ये जो समाज की कुरीतियाँ हैं इनका वो डट के विरोध करता है। वो ये नहीं कहता कि भाई समाज इस तरीके से बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें करता आ रहा है तो ये सही है। वो पल पल पे मतलब हर समय जो है अपने तर्क के, अपने रीजनिंग के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से वो जो समाज में क्या अच्छा होगा, आगे चल कर के क्या बुरा होगा, सुनता है सबकी, लेकिन करता है वो अपने मन की ही करता है, क्योंकि वो जानता है जो मैं कर रहा हूँ अच्छा करूँगा और इसका परिणाम मेरे समाज में मुझको अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे वो विरोध भी करने लगता है, जो है समाज का विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि वो समाज, अगर समाज ये कह रहा है कि जैसे पंचायत के माध्यम से उसको किसी भी मैटर में उसको अगर इस तरीके की बातें होती हैं तो वहाँ वो जम के विरोध करता है, अपनी बातें वो खुल करके कहता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें। फिर अगला है सांसारिक नीति परक की अवस्था, जो आपकी ये तीसरे स्तर की यानी दूसरी अवस्था, एक तरीके से छठवीं अवस्था कही जाएगी। तो यहाँ ये सांसारिक नीतिपरक की अवस्था, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल या सार्वभौमिक नीतिपरक की अवस्था, इसमें बच्चा जब शुद्ध रूप से नैतिक हो जाता है। कोलबर्ग जी बताते हैं हर व्यक्ति उस अवस्था तक पहुँच नहीं सकता, अगर वो पहुँच गया तो वो पूज्य हो जाएगा, वो देवता उसका रूप, मतलब कि जैसे उसके अंदर सुपर ईगो एकदम, मतलब इस तरीके की बात आती है। व्यक्ति समाज के लिए अपने जान को कुर्बान कर देता है। जैसे आप तमाम उदाहरण, जैसे गांधी जी हो गए, मंडेला जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, बुद्ध भगवान हो गए, महावीर भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो गए, यानी प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने मतलब कि वहाँ तक पहुँच करके उनके अंदर इतनी नैतिकता आ जाती है, सामाजिक इतनी जो है नैतिक रूप से वो हो जाते हैं। ईसा मसीह जी हो गए कि वो अपने समाज के लिए, अपनी बातों के लिए सूली पे चढ़ गए। अरस्तु, सुकरात जहर का प्याला पी लिए। स्वामी विवेकानंद जी भी हैं, जैसे लोग के अंदर ये बातें आ जाती हैं। यानी हर व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जो लोग पहुँचते हैं वो लोग समाज के लिए पूज्य हो जाते हैं और समाज के लिए एक तरीके से आदर्श हो जाते हैं, महापुरुष हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको जैसे आएगा कि पूर्व नैतिक या स्तर या परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर कितने से कितने दिन, तो 4 से लेकर के 11 वर्ष की। अगर आएगा कि नैतिक स्तर या परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर कितने से, तो 11 से लेकर 18 वर्ष। अगर आएगा पश्च नैतिक स्तर कहाँ से, 18 से लेकर के ऊपर के स्तर तक की होती है। तो यहाँ पे अब ये देखेंगे कि भाई कोलबर्ग कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने कितनी कहानियों का प्रयोग किया एक नैतिक सिद्धांत के लिए, 11 कहानियों का प्रयोग किया, जिसमें हाइनिस की कहानी मुख्य रूप से है। अच्छा, इनकी एक जो थी लॉरेंस गिगलेन जो इनकी शिष्या थी, इन्होंने उस पर जो है कमेंट किया था, इन्होंने विरोध किया था कोलबर्ग का। उन्होंने कहा कि ये जो है एक काल्पनिक कहानी है, ये काल्पनिक कहानी है और ये केवल बच्चों, मतलब बॉय पे, बच्चों नहीं कहेंगे, उन्हें लड़कों पे केवल लागू होती है, लड़कियों पे ये लागू नहीं होती है। और उन्होंने ये बताया कि ये पूरे विश्व में, मतलब पूरे सभी महाद्वीपों में एक तरीके से कहा, ये केवल यूरोप में ही ये लागू हो सकती है और पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी बातें वहाँ नहीं होगी। तो वहाँ पे ये कुछ इनके विरोध भी हुए और इस तरीके से ये इनके हैं कि इसे मोरल डिलेमा को आप समझेंगे कि दुविधा होती है, मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा होती है और 3 स्तर 6 अवस्थाएं, जिसका इस तरीके से है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें, ताकि जो मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।